प्यारे दोस्तों, तुर्क कबाइल जिनका नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफत से जा मिलता है, कदीम अक़वाम की फ़हरिस्त में शामिल है। इस्लाम का बोलबाला होने से पहले भी तुर्कों ने वस्ती एशिया से निकलकर दुनिया के अक्सर हिस्सों में अजीम रियासतें कायम की, और जब तुर्कों में ईमान का नूर दाखिल हुआ तो उनकी रूहानी और ईमानी ताकत में इजाफा हो गया, जिसके बाद भी उन्होंने कई अजीम रियासतों की बुनियाद रखी, जिनमें से एक अनातोलिया की सल्जूकी सल्तनत थी, जिसे रोमा की सल्जूकी सल्तनत भी कहा जाता है। अर्तुगरुल गाज़ी भी अनातोलिया की इसी सल्जूकी सल्तनत के वफादार थे और इससे बैत थे। इनके दौर में सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद अव्वल का दौर हुकूमत था, और ये दौर सल्जूक सल्तनत की तरक्की, खुशहाली और फतुहात का दौर था। फिर इसी नाम से एक और सुल्तान भी आए जिनका नाम अलाउद्दीन कैकोबाद ही था, मगर उन्हें अलाउद्दीन कैकोबाद दोयम कहा जाता है, और ये भी तारीख में अर्तुगरुल गाज़ी के दौर में ही थे। लेकिन जब उस्मान गाजी ने अपनी अलग रियासत का ऐलान किया तो उस वक्त सल्जूकी सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद सोइम थे, जो कि सल्जूक सल्तनत के 19वें सुल्तान थे। उनका दौरे हुकूमत कई वजूहात की बिना पर अहम था। वो वजूहात क्या हैं? उस्मान गाजी की सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद से तारीख में कैसे ताल्लुकात थे? उस्मान गाजी ने सल्तनत से अलग होकर अपनी आज़ाद अलग रियासत का ऐलान क्यों किया? तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद सोइम की मुकम्मल तारीख। सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद सोइम रोमा की सल्तनत के हुक्मरान सिर्फ 3 या 4 साल तक रहे। उनके वालिद का नाम शहजादा था, इसलिए उन्हें अलाउद्दीन बिन फरामरस भी कहा जाता है, जबकि उनके दादा का नाम अजीजुद्दीन केकाउस था। 1298 से पहले सुल्तान अलाउद्दीन की इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं, और तारीख में सिर्फ यही दर्ज है कि उनके वालिद शहजादा फरामरस ने सल्जूकी तख्त हासिल करने के लिए 1280 से ही जद्दोजहद शुरू की, जिसमें करामानियों ने उनका साथ दिया, लेकिन वो नाकाम रहे और उन्होंने सिलीशिया की आर्मेनी सल्तनत में पनाह ली। ये 1281 का दौर था, जबकि सुल्तान अलाउद्दीन की पैदाइश वहीं 1282 या 1283 में हुई। अलाउद्दीन की इब्तिदाई जिंदगी भी वही गुजरी, लेकिन वो अनातोलिया कब वापस आए इस बारे में तारीख खामोश है। 1298 में जब वो सल्जूकी सल्तनत के सुल्तान बने, तब की तारीख को यूं है कि उनसे पहले सुल्तान मसूद दोयम की हुकूमत थी, जिन्हें हम कौल उस्मान में देख चुके हैं। लेकिन मंगोलों के एलखान सल्तनत के हुक्मरान गाजान खान ने मसूद दोयम को इस वजह से माजूल कर दिया कि उन्होंने सल्जूक सल्तनत पर मंगोलों का जो कब्जा था, इसके खिलाफ एक बगावत में खुफिया तौर पर हिस्सा लिया था। उस वक्त सल्जूकी सल्तनत का यह हाल था कि सल्तनत मंगोलों को एक भारी रकम हर साल खिराज के तौर पर दिया करती थी। सल्जूक उनके मातहत थे और सल्तनत के तमाम अहकामात में मंगोल हुक्मरान अपनी मनमानी और दखल अंदाजी किया करते थे। महल में भी मंगोल सिपाहियों का राज था और सुल्तान की हैसियत महज एक कठपुतली की सी थी। और दिलचस्प बात यह है कि जब मंगोलों ने सुल्तान मसूद को सल्जूकी तख्त से माजूल किया तो सल्जूकी तख्त 2 साल के लिए खाली रहा, यानी कि 1296 से लेकर 1298 तक तमाम सल्जूकी सल्तनत का कोई सुल्तान ही न था। लेकिन खान ने एलखानी वजीर रशीदुद्दीन फजलुल्लाह के मशवरे पर अलाउद्दीन कैकोबाद को सुल्तानी के लिए नामजद कर दिया। और अहम बात यह कि इस वक्त अलाउद्दीन की उम्र 16 साल थी। सुल्तान बनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद ने मंगोलों से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की खातिर एक मंगोल शहजादी से शादी भी की, मगर फिर भी उनके और मंगोल हुक्मरान गाजान खान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर न हुए। जब सुल्तान 1298 में सुल्तान बने तो उससे अगले साल ही यानी कि 1299 में उन्हें ये खुशखबरी मिली कि उनके एक उच्च बे यानी सरहदों के मुहाफिज उस्मान बे ने रोमियों से एक बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, और इस किले के फतेह के बाद उस्मान बे इस काबिल हो गए थे कि अपना एक अलग हुकूमती निज़ाम कायम कर सके, और ये किला काराचा हिसार किला था, जिसकी फतेह उस्मान गाजी के लिए अहम होने के साथ साथ निहायत मुबारक भी साबित हुई। सुल्तान ने इस किले की फतेह पर निहायत खुशी का इजहार किया और उस्मान खान को उस्मान गाजी उस्मान पाशा का लक़ब अता किया। उस्मान खान की ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। चुनाचे सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद सोइम ने और इस्लाम के नाम पर हासिल की गई इन कामयाबी को दिल से कदर की, और इस शहर और इसके इर्द गिर्द के फतह करदा तमाम अराजी उस्मान बे को सौंप दी, और उन्हें उस्मान गाजी और उनके मातहत इलाकों पर से हर किस्म का टैक्स माफ कर दिया और अपनी जानिब से बहुत सारे तोहफे भेजे। और सुल्तान ने यह सरकारी फरमान भी जारी किया कि उस्मान गाजी अपने मातहत इलाकों में अपने नाम का खुतबा जारी कर दें और अपने नाम का सिक्का डालने की भी इजाज़त दी। इस तरह उस्मान बे अमली तौर पर एक सुल्तान बन गए, जिसमें सिर्फ सुल्तान के लक़ब की कमी थी। लेकिन उधर सल्जूकी सल्तनत और कोनिया में क्या सूरत हाल थी?
تو پیارے دوستوں وہاں یہ حال تھا کہ کم عمری کے باعث سلطان علاء الدین سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی تھی اور اپنی جوانی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ اپنی ہی لوگوں کو ستانے لگے۔ اور حال یہ تھا کہ سلجوقی محل کے اخراجات پوری کرنے کے لیے سلجوقی سرکاری افسران اپنی عوام کو لوٹ رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا۔ سلجوقی علاقوں میں انصاف نام کی کوئی چیز نہ رہی اور سلطان علاء الدین ایک ناکام سلطان ثابت ہو رہا تھا جس میں حکمرانی کی قابلیت بالکل نہ تھی۔ اس پر غازان خان نے سلطان علاء الدین سے تمام اختیارات واپس لے لیے اور اسے معزول کرنے کے بعد سلطان مسعود دوئم جو کہ تبریز میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے انہیں واپس لا کر دوبارہ 19 مئی 1303 میں سلطان بنا دیا گیا۔ اور پیارے دوستو 1303 ہی وہ سال ہے جس میں علاء الدین کے کوباد سوئم کی موت ہوئی۔ ان کی موت کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ علاء الدین کو ایل خان سلطان کے حکم پر تبریز بلایا گیا جہاں اسے موت کی سزا 1302 میں دی گئی، لیکن انہی کی بیوی جو کہ منگول شہزادی بھی تھی ان کی مدد سے ان کی سزا معاف کر دی گئی اور وہ اصفہان میں خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ لیکن کسی بات پر ان کی اپنی ملازم سے ان کی تکرار ہو گئی اور ان کے ملازم نے انہیں قتل کر ڈالا۔ دوسری تاریخی روایات یہ ہے کہ وہ بازنطینی سلطنت کی طرف فرار ہو گئے تھے اور وہاں بازنطینی شہنشاہ نے انہیں قید کر دیا تھا جہاں قید کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ جبکہ تیسری بات یہ ہے کہ منگول حکمران غازان خان نے اصفہان میں ہونے والے فسادات کے نتیجے میں انہیں پھانسی دے دی۔ سلطان علاء الدین کو اصفہان میں عظیم سلجوقی ریاست کے سلطان ملک شاہ کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ چونکہ سلطان علاء الدین کو جن حالات میں سلطان بنایا گیا تب سلجوقی سلطنت اپنے آخری دن پورے کر رہی تھی اور کوئی باقاعدہ سلطنت نہ رہی تھی، اس لیے کچھ مورخین انہیں سلطان ہی تسلیم نہیں کرتے۔ جی تو پیارے دوستو یہ تھی سلطان علاء الدین کے کوباد سوئم کی مختصر سی تاریخ۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔